हाँ स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन। 5th 6th के अपन ने कर रखे थे, जैसे भी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अपना क्या शेड्यूल चल रहा है 12th का। अभी अपन फर्स्ट चैप्टर शुरू करता है कि सब बच्चे जो हैं जो पहली बार भी ऐड हो रहा है 12th क्लास में वो भी इसको समझ सके। ध्यान देना, क्लास 12 और क्लास 12 का हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इसमें अपने पास चीज आती है कि आपको पता होना कि सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप कैसे समझोगे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है ये दो वर्ड से मिलके बनी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बनी होती है। कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक तो इलेक्ट्रो है और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बनी होती है, एक इलेक्ट्रो एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड जो है इसका मतलब किससे होता है बेटा? चार्ज से। और स्टैटिक्स वर्ड जो है इस स्टैटिक्स का मतलब किससे होता है? रेस्ट से। ठीक, यानी कि रेस्ट चार्ज की स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल से अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about properties of rest charge, in which we will study about properties of rest charge is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हुआ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, सिंपल सा। ठीक, रेस्ट चार्ज की स्टडी होती है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेकंड नंबर की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिमिलर चीज आती है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या आती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिस तरह अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखा ना उसी तरह होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे कैसे समझेंगे इसको कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रो, एक होता है डायनेमिक्स। ठीक, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब किससे होता है? चार्ज, जैसा यहां पर ने सीखा था। और डायनेमिक्स इज रिलेटेड विद मोशन, मूविंग कंडीशन, यानी इसमें मूविंग चार्ज की स्टडी होती है। सिंपल डिफाइन कर देंगे अपन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will study about properties of moving charge is called इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
ये हुआ बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट चार्ज की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब मोशन करते हुए चार्ज की स्टडी करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद अगली बात क्या आती है, ध्यान समझना कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों को ऐड कर दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों को ऐड कर दूं, तो इन दोनों का जो एडिशन बनता है, इन दोनों के एडिशन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सीधा सा मतलब है कि ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों को मिलाएंगे तो अपना क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डिटेल बताता हूं थोड़ी सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तो मैंने आपको समझा ही दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था रेस्ट चार्ज की स्टडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मोशन चार्ज की स्टडी, और इसमें अपन दोनों की स्टडी करेंगे, रेस्ट की भी और मोशन की। जैसे इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अपन। एक तो मैं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात समझा देता हूं, और एक मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। एक दोनों चीजें जो हैं वो आपको मैं समझा देता हूं। कैसे समझेंगे ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे अपन, एक तो पढ़ेंगे अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें गाउस लॉ के बारे में। थर्ड नंबर पे अपने में इसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। फोर्थ नंबर पे इसमें आता है, लास्ट नंबर पे, लास्ट है इसका फोर्थ, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक, इन चार चीजों की स्टडीज में होती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करता हूं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, सेकंड नंबर पे इसमें आता है MEC के बारे में। MEC मतलब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अपन पढ़ते हैं, जैसा आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, नाम सुना होगा आपने, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट की कहानी इसमें हम पढ़ते हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो करवाओ, और करंट फ्लो करवा दो, पास में रख दो कंपास, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तुरंत कंपास में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, जो ये बताता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। इसके बाद थर्ड नंबर पे अपने को इसमें पढ़ना होता है मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या पढ़ते हैं नंबर पे? मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म में अपन सीखते हैं बार मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में, उसके नॉर्थ साउथ पोल के बारे में। एक इसमें हम ये भी सीखेंगे कि हमारी अर्थ जो है वो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। आवर अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेट एंड दिस प्रॉपर्टी एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड इन मैग्नेटिज्म वी विल स्टडी अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। और लास्ट इसमें आता है बेटा EMI एंड AC। लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, EMI एंड AC के बारे में। EMI मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और AC का मतलब होता है सिंपल सा क्या? अल्टरनेटिंग करंट। ये दो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक,
आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। देखो अगर मैं आपको मैं अपनी फिजिक्स का अगर इंट्रोडक्शन दूं, 12th क्लास की आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसमें आपको बताऊं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आपका चैप्टर नंबर 1, ये है चैप्टर नंबर 2, ये है चैप्टर नंबर 3, ये है चैप्टर नंबर 4, ये आता है बेटा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये आता है बेटा चैप्टर नंबर 7, ये आता है चैप्टर नंबर 8, ये आता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये पूरी कहानी होती है 12th क्लास की फिजिक्स की। तो 12th क्लास की फिजिक्स में अपने को क्या पढ़ना होता है, ये जो मैंने आपके सामने दिखाया है पूरा, ये सब क्या है बेटा, ये है 12th क्लास की फिजिक्स का पूरा शेड्यूल। कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक इंक्लूड्स चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और एक बात और इसमें कि ये जो कंप्लीट अपन ने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन दोनों को मिला के अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इसमें चैप्टर 1 से लेके 4 तक, इसमें चैप्टर 5 से लेके 10 तक। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब हो गया बेटा चैप्टर 1 से 10, 1 से 10 चैप्टर्स जो हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। मतलब ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सिखाई है कि फिजिक्स के 10 चैप्टर्स की कहानी है 12th क्लास के फिजिक्स में। 12th क्लास के फिजिक्स में टोटल अगर मैं बात करूं तो अपने 17 चैप्टर्स होते हैं। 12th क्लास के फिजिक्स में अगर मैं बात करूं अपने बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड में अपने 17 चैप्टर्स होते हैं और 17 चैप्टर में से 10 चैप्टर का पूरा शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया है। और इन सब में अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अपन पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको एक एक चीज नॉलेज होनी चाहिए। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतने आप खुद भी मन में सोच के देखो, इसको देख के इसको पूरे को देख लो और एक बार मन में रिवाइज कर लो क्या है पूरा, क्या समझाया मैंने। देखो फिर मैं बताऊं आपको क्या कंडीशन है। देखो बेटा सबसे पहले मैंने बताया आज हम क्लास 12th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले आपको फिजिक्स के इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी नॉलेज आपको अभी दी जाएगी, आगे 12th क्लास के बाद कोई भी आपको स्मरण नहीं बताएगा। बड़ी बड़ी बुक्स के जो नाम होते हैं वो भी इन्हीं नाम से बुक्स अपने को मिलती हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि हर चीज का मतलब क्या है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब इसमें हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन बन गई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड नंबर में मैंने आपको समझाया किसके बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 2 वर्ड हैं, एक तो है इलेक्ट्रो, एक है डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग चार्ज की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और जो ये दोनों मिलेगी उसका नाम क्या पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट चार्ज की स्टडी। कुछ बच्चे सोए नहीं बिल्कुल भी, मैं क्या बोल रहा हूँ एक पर ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट चार्ज की स्टडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब मोशन चार्ज की स्टडी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जब दोनों को मिला देते हैं, तो फिजिक्स की जो ब्रांच बनती है उस ब्रांच का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चीज अपने पढ़ते हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउसेस लॉ,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अपन पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, MEC, मैग्नेटिज्म एंड EMI एंड AC। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये हो गए 5-6 चैप्टर इसमें आते हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। ये आपके सामने मैंने पूरी फिक्स बता दी कि 1 से 10 चैप्टर में अपन लगभग 3 महीने अपने को लग जाएंगे। और इन 3 महीनों की कहानी मैंने आपको तुरंत यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको पूरा शेड्यूल आपके दिमाग में क्लियर हो, आपका टारगेट फिक्स हो कि फर्स्ट नंबर पे ये पढ़ना है, सेकंड नंबर पे ये पढ़ना है, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। फिर 10 चैप्टर के बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच चेंज हो जाएगी। टोटल चैप्टर कितने हैं फिजिक्स में? 17 चैप्टर है, ठीक। ये 10 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी है, इसमें रेस्ट चार्ज और मोशन चार्ज की स्टडी है। इन 10 चैप्टर के बाद बचेंगे कितने चैप्टर? 7 चैप्टर बचेंगे। और इन 7 चैप्टर में अपने को क्या सीखना है? अपने को उसमें सीखना है अलग ब्रांच के बारे में, वो अलग ब्रांच आ जाएगी। ये इसकी पूरी कहानी हो गई। क्लियर है बात? फर्स्ट नंबर पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना नोट करें एक बार। हाँ देखिए, आगे समझते हैं आगे कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिए। इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत ही सिंपल कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है इलेक्ट्रिक, दूसरा वर्ड है फील्ड। इलेक्ट्रिक का मतलब अपन ने अभी 2 बार पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। फील्ड मतलब उस चार्ज का फील्ड, चार्ज के चारों तरफ का फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फील्ड around a charge is called electric field. Field around a charge is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिटेल समझा दूंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, देखो ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिटेल से पहले एक छोटे से पॉइंट के बारे में अपने को सीखना है। छोटा सा पॉइंट बहुत ही सिंपल है। क्या? टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के टाइप्स की बात करनी है कि चार्ज कितने तरह का होता है। बहुत ही सिंपल कहानी है। क्या बेटा? कि चार्ज कितने तरह का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड डियर स्टूडेंट्स सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। एंड वेरी सिंपल पॉइंट, like charges repel each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other। ठीक, मतलब क्या है बेटा? लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज। सेम चार्ज जैसे एक प्लस दूसरा भी प्लस, तो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। सेम चार्ज में रिपल्शन। अपोजिट चार्ज है तो अनलाइक चार्ज अपोजिट चार्ज। देखो बेटा, प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, तो बताओ माइनस माइनस में क्या होगा? प्लस प्लस में रिपल्शन हुआ तो माइनस माइनस में भी क्या होगा? रिपल्शन। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस भी सेम चार्ज है, तो सेम है तो रिपल्शन। तो बताओ बेटा, प्लस में और माइनस में क्या होगा? प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इनमें क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन।
ठीक है बात, ये कहानी अपने को सिंपल ध्यान रखनी है। कौन सी वाली बात है ये कि चार्ज दो तरह के थे, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस प्लस रिपल्शन, माइनस माइनस रिपल्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। इसकी डिटेल भी अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, अब जैसे अपन ने कहा फील्ड अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो बेटा ये एक चार्ज है अपने पास में प्लस, ठीक, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा इस तरह से, डॉट 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 डॉट, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। तो ये प्लस चार्ज ने क्या किया बेटा, प्लस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया, ठीक। तो ये प्लस चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड होता है, दिस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स, ध्यान से समझिए बच्चों, दिस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स ए फील्ड अराउंड इट, a field around it and this field is called electric field, ठीक। आगे समझते हैं, ये क्या है, बिल्कुल गोला इसलिए नहीं बना रहा मैं, बिल्कुल गोला बन जाएगा तो नजर लग जाएगी इसके, तो अपन थोड़ा सा कम गोला बनाएंगे इसको, ठीक। अब देखो ये अपन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि द फील्ड अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फिगर। The field around a charge is called electric field। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब क्या होगा बेटा, जब इस फील्ड में कोई भी अदर चार्ज आएगा तो उस अदर चार्ज पर ये वाला चार्ज एक फोर्स अप्लाई करेगा। अदर चार्ज जैसे, अब देखो इस फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हेन any another charge enters in this field, another charge can be positive and can be negative, another charge can be positive and another charge can be negative। when positive or negative charge enters in this field, then these charges will experience a force, these charges will experience a force and this force can be attractive and this force can be repulsive। look students, this positive charge repel this positive, this positive repulse this positive, this positive repulse this positive। why? because both charges are of same nature, both are like charges and like charges repel each other, so this repel this and this charge will attract this charge, this charge will attract this charge। why this charge is attracted? because both charges are of opposite nature, both are unlike charges and unlike charge में attraction होता है, दोनों में क्या हुआ, attraction। इस तरह से फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स को अपन कहते हैं बेटा यहाँ पे here, this force is called electric force। इस फोर्स को क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, या सिंपल एक कहानी बताऊंगा यहां पे मैं, समझना, फोर्स अप्लाइड या सिंपल अप्लाइड बाय एनी चार्ज in electric field is called electric force। ये सिंपल सी कहानी आपको ध्यान रखनी है। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में अदर चार्ज एंटर करेगा उस पर फोर्स लगता है। ये बात मैं लिखवा देता हूं, देखो यहां लिखता हूं, ये बात मैं नोट आगे लिख देता हूं। व्हेन एनी अदर चार्ज enters in a electric field, then entering charge feels a force, and this force is called electric force. This force is called electric force. This force can be attractive or repulsive. ठीक है, ये नोट की बजाय इलेक्ट्रिक फोर्स हेडिंग डाल के बात आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स ये हेडिंग डाल के अपन ये वाली बात यहां पे लिख लेंगे। कौन सी वाली बात? ये वाली बात। तो आप ध्यान रखना बेटा, ये चीज है जैसे कोई भी चार्ज है, लेट आई एम ए चार्ज, देन आई विल क्रिएट ए फील्ड अराउंड मी, and this field is called electric field. And when any other charge, when any other person, and we can say when any other charge will enter in my field, then I apply a force on it. And what type of force? Force applied by me can be attractive and can be repulsive. It depends on which type of nature enters in my field. If entering person, entering charge is of my same nature, it means entering charge and my nature both are same, then I will apply repulsion force. And if entering charge is of opposite nature, then I will apply 100% attraction force. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी चार्ज के, देखो सिंपल सा, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कोई भी उसमें आया, अदर चार्ज कोई भी उसमें आया, उस पर फोर्स लगा, उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स। एनी अदर चार्ज जो एंटर कर रहा है, एंटरिंग चार्ज फील्स ए फोर्स, एंड वो जो फोर्स फील किया उसी फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स। एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। एट्रैक्टिव कब होगा? जब दोनों अपोजिट नेचर के, जैसे आपने कोई प्लस ये माइनस एट्रैक्टिव लगा। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों अपोजिट नेचर, ये प्लस अपोजिट नेचर। ठीक, आगे समझते हैं। अब अपन सिंपल सी एक कहानी समझ लेते हैं। कौन सी कहानी की? अपन एक कहानी, अगली कहानी आती है किसकी? टेस्ट चार्ज की। ध्यान देना, टेस्ट चार्ज किसे कहा जाता है? टेस्ट चार्ज की बात करते हैं कि टेस्ट चार्ज हम किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, सिंपल सी बात है ना। टेस्ट चार्ज मतलब होता है एक ऐसा चार्ज जो बहुत ही कम वैल्यू का है, बहुत ही कम वैल्यू का है, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ए चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक, देखो जैसे एक चार्ज 1 कूलम का, एक 2 कूलम का, एक 3 कूलम का, एक 4 कूलम का, एक 5 कूलम का, ये चार्ज है। तो किस चार्ज का वैल्यू ज्यादा? 5 कूलम वाला वैल्यू ज्यादा, 1 कूलम वाला वैल्यू सबसे कम। भैया अगर मैं लिखूं एक 1 कूलम चार्ज, एक 2 कूलम चार्ज, एक 3 कूलम चार्ज, एक 4 कूलम चार्ज, एक 5 कूलम चार्ज, तो किस चार्ज का वैल्यू ज्यादा? 5 कूलम वाले का वैल्यू ज्यादा। तो 5 कूलम वाले का वैल्यू ज्यादा और सबसे कम किसका वैल्यू? 1 कूलम वाले का। तो ध्यान रखना, एक बात समझना, जिस चार्ज का वैल्यू बड़ा होता है उसका इलेक्ट्रिक
फील्ड भी बड़ा होता है। जिस चार्ज का वैल्यू छोटा होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता है। तो आप बताओ बेटा 5 कूलम और 1 कूलम में किसका फील्ड बड़ा होगा, किसका फील्ड छोटा होगा? 1 कूलम का फील्ड क्या होगा? छोटा होगा। टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, और वैल्यू बहुत कम होता है तो उस चार्ज का वैल्यू बहुत कम, तो वैल्यू बहुत कम तो उसका फील्ड भी क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत थोड़ा फील्ड होगा, बहुत छोटा फील्ड होगा, नेग्लिजिबल फील्ड होगा, उसी को कहते हैं टेस्ट चार्ज। ध्यान रखना बच्चों, एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू कम होती है और जिसका फील्ड नेग्लिजिबल होता है उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, ए चार्ज ऑफ very small value, a charge of very small value and negligible electric field is called test charge. A charge of very small value and negligible electric field is called test charge. काम क्या आता है टेस्ट चार्ज? ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग में काम आता है। इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको चेक करना है किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस चेक करनी है, तो क्या काम में लेंगे? टेस्ट चार्ज। इट इज यूज्ड इन चेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने में काम आता है टेस्ट चार्ज। जनरली 1 कूलम को +1 कूलम चार्ज को टेस्ट चार्ज की तरह काम में लेते हैं। सिंपल लिख देता हूं बेटा मैं, जनरली +1 कूलम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जनरली यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज यूज्ड as टेस्ट चार्ज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, कि कैसा चार्ज टेस्ट चार्ज की तरह काम में लेना है। +1 कूलम चार्ज टेस्ट चार्ज की तरह काम में लेना है। आ रही है बात समझ में बेटा? ठीक, देखो टेस्ट चार्ज क्या करता है, जैसे ये एक चार्ज है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे टेस्ट करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है, तो मैं क्या काम में लूंगा? मैं टेस्ट चार्ज में लूंगा। अब टेस्ट चार्ज जनरली फिजिक्स में कौन सा काम में लेते हैं? +1 कूलम। +1 कूलम का बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट और पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव मतलब हो गया, देखो दोनों पॉजिटिव और यूनिट, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपने किसी को, ठीक। ये दोनों इस बात को बताते हैं कि वो खुद जो है वो स्मॉल वैल्यू का है और नेग्लिजिबल फील्ड वाला है। यूनिट पॉजिटिव +1, ये दोनों क्या बताते हैं बेटा? कि बहुत स्मॉल वैल्यू का और कैसा है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब उसका खुद का फील्ड नहीं है। वैसे तो आप 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम किसी को भी काम में ले लो, लेकिन फिजिक्स में स्टैंडर्ड चार्ज लिया गया है +1 कूलम, क्योंकि इससे टेस्टिंग क्या होती है? अच्छी होती है। तो आप ध्यान रखना, +1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग में अपन काम में लेते हैं, ठीक। जैसे अब इसमें पहले को समझा देता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द फील्ड अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे डायग्राम था
ये चार्ज था, इसके चारों तरफ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई अदर चार्ज आता है, उस अदर चार्ज पर फोर्स लगता है। जैसे इस फील्ड में ये प्लस आया तो इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के थे इसलिए रिपल्शन फोर्स काम किया। इस फील्ड में माइनस आया तो इस प्लस ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर के थे तो ये अट्रैक्ट हुआ। ये जो फोर्स लगता है F, इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। किसी भी चार्ज ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। टाइप ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज मतलब होता है बेटा एक जैसे चार्ज, एक जैसे चार्ज में होता है रिपल्शन, और अनलाइक चार्ज मतलब होता है अलग अलग चार्ज, अलग अलग चार्ज में होता है अट्रैक्शन। जैसे एक जैसे चार्ज में रिपल्शन, एक जैसे चार्ज में रिपल्शन, अलग अलग चार्ज में अट्रैक्शन। एक जैसी चीज में रिपल्शन, अलग अलग चीजों में अट्रैक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? व्हेन एनी अदर चार्ज एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो एंटरिंग चार्ज पर एक फोर्स फील होता है, उस फोर्स को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ए चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। स्मॉल वैल्यू का और नेग्लिजिबल फील्ड वाला चार्ज क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज कहलाता है। इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग में काम में लेते हैं। +1 कूलम को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज की तरह काम में लेते हैं। ये जिसका नोट है याद रखना, 1 कूलम चार्ज को टेस्ट चार्ज की तरह काम में लेते हैं। ठीक है बात, इतना करो कंप्लीट, फिर बताते हैं अपन आगे। हाँ तो बेटा ध्यान देते हैं, आगे अपने पास जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है, सिंपल सा है टॉपिक, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो अब टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये पता कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है कि वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर चार्ज है कि न्यूट्रल है मुझे पता करना है। हालांकि ये मार्कर ही मानने की जरूरत नहीं है, तो हमको क्या पता करना है कि ये चार्ज है कि न्यूट्रल है। ध्यान रखना, हमें पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है कि न्यूट्रल है। हमें डिटेक्ट करना है कि ये ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, तो हम किसका काम में लेते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसके बारे में लिखो लाइन, या सिंपल में बता देता हूँ। ये क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है कि आप सिंपल लिख सकते हैं बेटा, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सिंपल क्या लिख सकते हैं अपन? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन any object is called, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है बेटा? डिटेक्ट करता है चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, एक बात और समझना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज डिटेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज डिटेक्टर। इस ऑब्जेक्ट को चार्ज, इस इंस्ट्रूमेंट को चार्ज डिटेक्टर भी कहा जाता है। ध्यान रखना दो बात, क्या काम आता है कि जब आपको कहा जाए ये ले बेटा ये ऑब्जेक्ट और बता ये चार्ज है कि न्यूट्रल है, इस चीज का जवाब कौन दे सकता है? ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसका नाम क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या करता है?
it is used to detect charge on any object is called gold leaf electroscope। इसको कहते हैं चार्ज डिटेक्टर, क्योंकि यह करता है चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करता है। देखो ध्यान समझते हैं इसकी क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, ध्यान समझना बेटा। अकॉर्डिंग टू फिगर, इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक ग्लास जार होता है। इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, एक ग्लास जार। ठीक, ये है एक ग्लास जार। क्या है बेटा, ये एक ग्लास जार। ग्लास मतलब कांच, और कांच का जार है। ठीक, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये क्या होता है, एक ग्लास जार। इसको लिख सकते हैं दिस इज ए ग्लास जार। ठीक, अगली बात, इस ग्लास जार में जो इसके अंदर एक रोड लगी हुई होती है, मेटेलिक रोड। यहां पर ग्लास जार में यहां पर क्या लगी होती है बेटा, एक मेटेलिक रोड लगी होती है। ये इस तरह से लीनियर शेप की, लेंथ की कुछ इस शेप की। क्या है ये, इट इज ए मेटेलिक रोड। मेटेलिक रोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेलिक रोड? मेटल की बनी हुई रोड को मेटेलिक रोड कहते हैं। ठीक, और यहां पर इस जगह लगा होता है एक कॉर्क। इस जगह क्या लगा होता है बच्चों, ये मैंने दिखाया, ये यहां पर एक कॉर्क लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ होता है। और यहां इस जगह पर लगी हुई होती है एक मेटेलिक डिस्क। क्या लगी होती है बेटा, मेटेलिक डिस्क। ऊपर क्या लगी होती है, मेटेलिक डिस्क। मेटल की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बेटा, मेटल की बनी हुई एक डिस्क लगी हुई होती है। नीचे की तरफ लगी हुई होती है दो गोल्ड लीफ, यहां पर इस तरह से नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या लगी हुई होती है बेटा, ये लगी होती है टू गोल्ड लीफ, या स्ट्रिप भी कह सकते हैं। तो दो गोल्ड लीफ, और गोल्ड लीफ होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ध्यान रखना, ये किसका डायग्राम बनाया है, ये हमने डायग्राम बनाया है किसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। इसका डायग्राम है बेटा ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम है चार्ज डिटेक्टर। अदर नेम क्या है बेटा इसका, अदर नेम है इसका चार्ज डिटेक्टर। ठीक है, आगे समझते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है, सबसे पहले तो ये क्या थी कंस्ट्रक्शन। हमको कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें एक ग्लास जार होता है। क्या होता है, इसमें एक ग्लास जार होता है। इस ग्लास जार में एक मेटल की रोड लगी हुई होती है, एक मेटल की रोड लगी हुई होती है। इस मेटल की रोड के ऊपर, इसके ऊपर क्या लगी होती है बेटा, मेटल की डिस्क लगी हुई होती है। इसके नीचे क्या लगी हुई होती है, नीचे लगी हुई होती है टू गोल्ड लीफ, दो गोल्ड लीफ इसमें लगी हुई होती हैं। और गोल्ड लीफ लगी होती हैं, गोल्ड लीफ काम में लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कंस्ट्रक्शन आपको सिखाई जा रही है। फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूं। गोल्ड लीफ नाम है इसलिए गोल्ड लीफ लगी हुई होती हैं, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लें क्या? पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट consists a glass jar. It consists a glass jar and a metallic rod placed वर्टिकली है कि नहीं है बोलो? अरे ये तो ऐसे रखी होती तो क्या होता? हॉरिजॉन्टली। ऐसे रखी है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली। तो वर्टिकली रखी हुई होती है इन ग्लास जार, इन ग्लास जार। क्लियर है बात? आ रही है बात समझ में बेटा? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट्स ए ग्लास जार, इसमें एक ग्लास जार होता है एंड ए मेटेलिक रोड, एक मेटेलिक रोड होती है प्लेस्ड वर्टिकली रखी होती है इसमें ग्लास जार में। अब बताऊंगा, इसके ऊपर लगी होती है मेटल डिस्क और नीचे लगी होती है दो गोल्ड स्ट्रिप, ठीक है। लिख देंगे there is a metallic disc, यही ना? there is a metallic disc। मेटेलिक डिस्क कहां लगी हुई है बताओ बेटा? डायग्राम देखो, बताओ। ऊपर लगी है, नीचे लगी है? मेटेलिक डिस्क लगी है ऑन द अपर एंड, मेटेलिक डिस्क ऑन द अपर एंड ऑफ रोड के अपर एंड पर मेटेलिक डिस्क लगी होती है एंड टू गोल्ड स्ट्रिप्स लीव्स आर, या स्ट्रिप लिख दो बेटा चाहे, टू गोल्ड स्ट्रिप्स आर connected at the lower end of स्ट्रिप्स के लोअर एंड पर दो गोल्ड स्ट्रिप लगी हुई होती है। अपर एंड पर क्या लगी होती है? अपर एंड पर एक मेटेलिक डिस्क लगी हुई होती है। ये हुई बेटा कंस्ट्रक्शन क्या क्या बता दिया अपन ने कि रोड लगी थी, ऊपर मेटल डिस्क, नीचे दो गोल्ड स्ट्रिप। अब है वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है कि क्या ये करता क्या है बेटा? ये करता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज डिटेक्ट है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्ट करेगा चार्ज को। जैसे मान लो किसी ने कहा ये लो मार्कर और चेक करो ये मार्कर चार्ज है कि न्यूट्रल है। मैंने मार्कर को यहां पे टच किया, ऐसे मार्कर को कहां टच करूंगा? मैट्रिक डिस्क पे। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया बेटा? मैट्रिक डिस्क पे टच किया। अब अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, जैसे मान लो ये चार्ज है, मान लो कैसा है? चार्ज ऑब्जेक्ट है। ऐसे दिखा देता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट था, चार्ज था। तो अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को यहां पे टच करवाएगा तो देखो ये भी मेटल, वो भी मेटल मतलब कंडक्टर मतलब कंडक्ट होगा। चार्ज क्या होगा? वहां से यहां आ जाएगा। चार्ज बेटा आएगा किस पर? चार्ज आएगा पहले मेटल की डिस्क पर, चार्ज आ जाएगा, फिर डिस्क से होते हुए इस रोड पर चार्ज आएगा, रोड से होते हुए चार्ज आता जाएगा और इन दोनों स्ट्रिप्स पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है? क्या हुआ? जैसे ही कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को इस
से टच करवाता है, कांटेक्ट में लाता है, तो वो चार्ज उस ऑब्जेक्ट से इस डिस्क पर आ जाता है और इस डिस्क से इस रोड पर आ जाता है और रोड से आता 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 इन दोनों स्ट्रिप्स पर आ जाता है और स्ट्रिप्स पर चार्ज आ गया। अब बताओ, ध्यान से देखो, इन दोनों स्ट्रिप्स को देखो, किसको देखो, दोनों स्ट्रिप्स को देखो, ये दोनों स्ट्रिप हो गई सेम चार्ज, दोनों स्ट्रिप ऐसी हो गई सेम चार्ज, जैसा चार्ज इस पर वैसा चार्ज उस पर, सेम चार्ज। तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, तो इनमें क्या होगा बेटा, इनमें रिपल्शन होता है, इनमें क्या होता है, रिपल्शन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी जिससे अपने पता जाएगा कि टच की ऑब्जेक्ट चार्ज है। पता कैसे चला, अरे वहां टच करो और यहां देखो, टच वहां करो, देखो यहाँ पे, ऊपर टच करो, देखो नीचे, टच करोगे ऊपर टच करो, देखो नीचे, अगर वो चार्ज है ये चौड़ी हो जाएगी, चार्ज नहीं है चौड़ी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, टच करो, ऊपर टच करोगे नीचे क्या हो जाएगी, अगर हो गई तो चार्ज है, नहीं हुई तो चार्ज नहीं है। अरे ये इसमें भी क्यों हुई, इसकी रिपल्शन क्यों लगा, क्योंकि सेम चार्ज आ गया ना, इसलिए लगा। प्लस वाले टच मिलाओगे प्लस प्लस आएगा, माइनस वाले टच मिलाओगे माइनस माइनस आएगा, न्यूट्रल टच मिलाओगे तो चार्ज ही नहीं आएगा, चौड़ी नहीं होगी, जितनी है उतनी रहेगी। एक यहां लगा होता है अर्थिंग पॉइंट, यहां क्या लगा होता है बेटा, इसको बोलते हैं अर्थिंग पॉइंट, बोलते हैं अर्थिंग पॉइंट। ये क्या करता है, अर्थिंग के बारे में आगे समझाऊंगा मैं, आगे लेक्चर में अभी इसमें समझाऊंगा अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग का मतलब, अर्थिंग से क्या होगा, जैसे इसको दबा दोगे बटन को, इसी सब पहले जैसा हो जाएगा। इससे पहले डायग्राम था ना, वीडियो पीछे ले जाओ, पहले डायग्राम कोई चार्ज नहीं, सब पहले चौड़ी जैसी नॉर्मल कंडीशन में थी, स्ट्रिप्स के बीच की डिस्टेंस नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट टच करेगा तो ये चौड़ी हो जाएगी। जैसे ऊपर टच मिलाओ, डिटेक्ट कैसे कर रहा है समझ में आया ना, टच मिलाओ, चौड़ी हुई तो चार्ज है, चौड़ी हुई चार्ज नहीं है। ध्यान रखना बेटा, किस तरह करना है सबसे पहले बता देता हूं मैं, इसकी वर्किंग क्या है, उसको चित्र को डायग्राम को देखते चलो समझते हैं। व्हेन ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की, कि जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद मेटेलिक डिस्क, विद मेटेलिक डिस्क, कि जब एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मेटेलिक डिस्क के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, देन चार्ज विल ट्रांसफर ऑन गोल्ड स्ट्रिप। तो बेटा चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाता है, गोल्ड स्ट्रिप पर ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द मेटेलिक रोड, देन द charge will transfer on gold strip, on gold strips through मेटेलिक रोड। तो चार्ज गोल्ड स्ट्रिप से होता हुआ मेटेलिक रोड पर ट्रांसफर हो जाता है, एंड ड्यू टू रिपल्शन फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों में रिपल्शन फोर्स काम करता है, इससे क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड स्ट्रिप विल इंक्रीज। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में, यानी कहने का मतलब कि जैसे ही चार्ज पर आ गया, देन रिपल्शन फोर्स विल वर्क बिटवीन गोल्ड स्ट्रिप्स एंड इट शोज दैट contacting object is charged। तो ये पूरी कहानी है किसकी, ये पूरी कहानी है बेटा किसकी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। सब बच्चे ध्यान से समझना, एक बार और समझा रहा हूं, पहले शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट क्या है, शॉर्ट तो ये है
कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करता है कि ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। पता कैसे चलता है, जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसको यहाँ टच कराओ और इनको देखो, अगर ये चौड़ी हो गई तो मतलब टच किया गया ऑब्जेक्ट चार्ज है, अगर चौड़ी नहीं हुई तो टच किया गया ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है। ठीक है, कि अगर चार्ज दो ऑब्जेक्ट टच करो तो चौड़ी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि चार्ज वहां से होता हुआ यहाँ आएगा तो सेम चार्ज रिपल्शन दूर डिस्टेंस ज़्यादा छोटी होगी। देखो, an instrument which is used to detect charge on any object is called gold leaf electroscope। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करता है उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज डिटेक्टर, इसे चार्ज डिटेक्टर भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट्स ए ग्लास जार, इसमें एक ग्लास जार होता है। ए मेटेलिक रोड प्लेस्ड वर्टिकली इन ग्लास जार, एक मेटेलिक रोड ग्लास जार में वर्टिकली होती है। There is a metallic disc on the upper end of the rod, डिस्क के अपर एंड पर एक मेटेलिक डिस्क होती है, सॉरी रोड के अपर एंड पर एक मेटेलिक डिस्क होती है। एंड टू गोल्ड स्ट्रोप्स आर कनेक्टेड एट द लोअर एंड, नीचे गोल्ड स्ट्रिप कनेक्टेड होती हैं। एक चार्ज ऑब्जेक्ट को जब कांटेक्ट में लाते हो देन चार्ज विल ट्रांसफर ऑन गोल्ड स्ट्रिप थ्रू मेटेलिक रोड, तो चार्ज मेटेलिक रोड से होता हुआ गोल्ड स्ट्रिप पर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड रिपल्शन फोर्स विल वर्क बिटवीन देम, इनके बीच रिपल्शन काम करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज की हैं। एंड इट शोज दैट कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट इज चार्ज, और इनका चौड़ा होना, दूर दूर जाना ये दिखाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज था। अब ध्यान से समझना बात, एक तो मैंने इसके बारे में लिखा है, कोर्क के बारे में, इसका रोल कुछ खास नहीं है। कोर्क लकड़ी की होती है, क्या काम करती है, काम ये करती है कि चार्ज सीधा वहां से यहाँ आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए क्या लगी हुई है, कोर्क लगी हुई है। ये क्या लगा होता है, पॉइंट, इससे क्या होगा, अर्थिंग पॉइंट से चौड़ी हो गई मान लो तो वापस पहले से कैसे होगी, इसको दबा दो, सब पहले से हो जाएगा। तो ये चीज होती है। ठीक, अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, इतना करो फिर बताएंगे अपन आगे। हाँ भाई, आगे समझना बेटा, आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि जब लेक्चर शुरू किया था मैंने आपको शुरू में बताया था ये बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़े रेस्ट चार्ज के बारे में, और जब चार्ज रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी कहानी समझना क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब अपने पास में रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो वो क्या बना रहा है बेटा, EF, क्या बना रहा है वो, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं बेटा, जब चार्ज मोशन में आ रहा है, जब चार्ज मोशन में आ रहा है, जो अपन पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो मोशन बेटा दो तरह का होता है, मोशन एक तरह का होता है बेटा, दो तरह का। एक मोशन तो वो होता है जिसमें कोई भी चीज एक फिक्स स्पीड से चलती है। एक फिक्स स्पीड मतलब मेरा टारगेट है 50 की स्पीड से भागूंगा, 50 स्पीड रहेगी, ठीक। तो एक मोशन तो वो होता है। एक मोशन वो होता है जिसमें स्पीड चेंज होती रहती है, गियर डाल चलूंगा 50, 60, 80, 10, स्पीड चेंज होती रहती है। जिसमें स्पीड सेम रहती है उसे अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और जिसमें स्पीड चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन दो तरह के होंगे, एक तो कौन सा होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा कौन सा होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक तो ये होगा, एक ये होगा। अब समझते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा। जब चार्ज बेटा यूनिफॉर्म मोशन करता है तो आप याद करो, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाया था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैंने कहा था कि एक ब्रांच आती है MEC। MEC का मतलब मैंने आपको बताया था मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें मैंने कहानी याद लाई थी आपकी, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट याद करो। ओरस्टेड मतलब कि एक वायर है, करंट आया तो बगल में रखा कंपास ने डिफ्लेक्शन दिखाया, करंट
करंट आया, डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब करंट से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। करंट मतलब चार्ज का चलना, मतलब जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा ध्यान रखना बात, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये। मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज मूव्स देन इट क्रिएट ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन जब चार्ज मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। EF के साथ साथ MF भी बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ MF, इसमें भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो वो एक चीज और बनाता है। एक चीज कौन सी, वो एक चीज और होती है EMW। एक चीज कौन सी होती है बेटा, EMW। EMW मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शुरू में पढ़ाया था, जब 11th में आते हैं पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, वेव भी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है। वेव में तो वाइब्रेशन होता ही होता है। वेव में क्या होता है, वाइब्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, फिर वेव चलेगी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, फिर वेव चलेगी। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मान लो ये हाथ है, ये हाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो मैं जाऊंगा उधर ऐसे। कंडीशन है, अरे ध्यान से देखो, ऐसे कैसे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, magnetic field is vibrating in this direction. Electric field and magnetic field all are perpendicular to each other and wave is going in this direction. Wave direction is this. Electric, अरे electric field इधर, wave इधर 90 डिग्री, wave इधर, magnetic field इधर 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है हमेशा, सब एक से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना, जब चार्ज रेस्ट में है, जब चार्ज रेस्ट में है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जब मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, स्पीड फिक्स है, तो तेज दौड़ते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, अट्रैक्शन मैग्नेट होता है अट्रैक्शन में। ठीक, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड तेज स्पीड धीरे, स्पीड तेज स्पीड धीरे, रेडिएशंस निकालेगा। दो तो थे ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाल के अपन को ये चीज सीखनी है कि इलेक्ट्रिक रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट बात क्या आती है। नेक्स्ट बात एक आपको मैं सिखाऊंगा, सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। क्या है, ध्यान से समझना, अपना सीखा हुआ होता है, नोट ही चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। As we know, every object is made up of small particles. Every substance is formed by tiny particles. As these tiny particles are called atom. Every object is made up of small particles. Small particles are called atom. Atom consists three. पार्टिकल, एटम कंसिस्ट 3 पार्टिकल, कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों को कहते हैं, ऑल आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, ध्यान से समझना, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं।
उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स। एटम्स में भी 3 पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से? पी, ई और एन। पेन, पी, ई और एन। पी का मतलब होता है बेटा प्रोटॉन, एन का मतलब होता है बेटा न्यूट्रॉन और ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन जो होते हैं वो अपने पास में उस पर चार्ज होता है प्लस का ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा माइनस का ई, न्यूट्रॉन जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर 0 चार्ज होता है। ठीक, ई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, यानी प्रोटॉन पे होता है वैल्यू रख दो तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम और न्यूट्रॉन होता है 0 पे। ठीक, स्ट्रक्चर इस तरह से होती है जैसे ये अपने पास में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा थोड़ा नहीं बना रहा हूं तो मजा नहीं लगता है, ध्यान समझना। इस तरह से अपन ने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दी और बचपन में जैसे सीखते हैं अपन कि अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर घूम रहे होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये कंडीशन होती है बेटा इस तरह से। ठीक है बात, इस तरह इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। This is atomic structure, general atomic structure. This is general atomic structure. ठीक, देखते हैं आगे। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं किसमें होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में। इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ध्यान समझना, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, एक सिंपल सा क्या बना रहा हूं? क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बना रहा हूं? क्वेश्चन बना रहा हूं सिंपल सा मैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है? सिंपल क्या जवाब देंगे बेटा कि न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में जो होते हैं, न्यूक्लियस में जो होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स स्पेलिंग हो सकती है गलत, लिखने वाली बात नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकलों को कहते हैं अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखना, सिंपल सी बात क्या ध्यान रखना? नोट डाल के बता रहा हूं, एक सिंपल सी बात नोट डाल के बता रहा हूं मैं। देखो बेटा, चार्ज की सिंपल बात बताता हूं। चार्ज जो है, चार्ज का सिंबल होता है बेटा क्यू। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है, एमकेएस यूनिट, वो होती है बेटा कूलम। ठीक, और चार्ज जो है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए बच्चा स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, इस चीज से अपन क्या सीखते हैं? इफ एनी सिस्टम कंसिस्ट्स charges Q1, Q2 and Q3, then
total charge on system will be, जैसे मान लो बेटा ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, और सिस्टम पर टोटल चार्ज हमको निकालना है, तो टोटल चार्ज इक्वल होगा किसके, सबको ऐड कर लो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो एडिशन होता है बेटा, ये एडिशन होता है स्केलर एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन, स्केलर एडिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इस तरह का एडिशन करते हैं। इस एडिशन का मतलब ये होता है कि जैसी वैल्यू है वैसा लेना है, पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव लेना है। अगर हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो वेक्टर एडिशन में कैसे किया जाता है, ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। अगर वेक्टर एडिशन होता है तो सब वैल्यू सिंपल ऐड कर दी जाती है, उसमें साइन नहीं देखते हैं, क्योंकि साइन इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि वेक्टर एडिशन में साइन जो है वो डायरेक्शन के साथ एडजस्ट हो जाता है, लेकिन चार्ज तो स्केलर है तो इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जैसा है वैसा लेना पड़ता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना पड़ता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ता है। तो इस तरह का एडिशन कहलाता है अलजेब्रिक एडिशन, स्केलर एडिशन। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अपने पास 3 चार्ज है, एक है मान लो 5 कूलम, एक है 3 कूलम, एक है -2 कूलम। तो अब अपने को निकालना है कि सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा। कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज क्यों निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 3 प्लस -2। मैंने कहा जैसा है वैसा लेंगे, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया, नेगेटिव था तो नेगेटिव लिया, ऐड करो तो कितना होता है, 5 और 3 होता है 8, और 2 कर देंगे माइनस, तो 8 में से कितना बचेगा, 6, तो ये आ जाएगा 6 कूलम। ठीक है बात। एक बात और बताता हूं, कौन सी बात, एक बात ये बताता हूं कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, then object will be neutral। ये बात ध्यान रखना बेटा कि for neutral object NE इक्वल होगा NP के। Ne मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Np मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट होगा न्यूट्रल। इतनी बात ध्यान रहेगी। तो एक तो इतनी बात आप सीख लेना, इससे फिर अपन आगे सीखेंगे क्या क्या बात है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यूनिफॉर्म मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वेव्स भी निकालता है। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले एक चीज बनाएगा, फिर 2 चीज बनाएगा, फिर 3 चीज बनाएगा। एक चीज देखो, ये एक चीज तो एक चीज, ये एक और एक दो यूनिफॉर्म मोशन, 2 चीज तो 2 चीज, EF MF, ये 3 चीज, नॉन फिर यूनिफॉर्म फिर नॉन फिर यूनिफॉर्म फिर मोशन, 3 चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक में एक, 2 में 2, 3 में 3। ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उनको एटम कहते हैं। एटम में 3 चीज होती हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, P and E।
p का मतलब होता है प्रोटॉन, ये पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इस पर प्लस ई चार्ज होता है। n का मतलब होता है न्यूट्रॉन, ये जीरो चार्ज वाला पार्टिकल है इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इस पर माइनस ई चार्ज होता है। e का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। केमिस्ट्री का देन है, केमिस्ट्री में सीखा हुआ होता है, फिजिक्स में सिखाऊंगा, सेकंड फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। ठीक, ये तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगी पूरी अभी तो। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स? स्ट्रक्चर बना दी कि अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। चार्ज का सिंबल होता है क्यू, कैपिटल की जगह स्मॉल भी ले सकते हैं। ऐसा यूनिट होती है कूलम, ये चीज आगे भी पढ़ाऊंगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए इसमें अलजेब्रिक सम करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे दिया 5 3 - 2 का आएगा कितना 6। ठीक, और ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल हैं तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा। मतलब देखो आप ऐसे समझना, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी, दोनों इक्वल मतलब पॉजिटिविटी इक्वल नेगेटिविटी, दोनों इक्वल मतलब ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो गया। इतना करो फिर बताऊंगा आगे। हाँ भाई, आगे समझते हैं आगे की कहानी क्या आती है। आगे की कहानी ये आती है, सबसे पहले अपने को डिफाइन करना आना चाहिए बेटा किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल सा है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट shows electric and magnetic effect is called electric charge, is called electric charge। कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम है जिसके कारण ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे आई कैन एक्सप्लेन एज assume that I want to define smartness is a property, then and when smartness property developed in any person, then person attracts another। Let I am very smart and it is common sense कि when any person is very smart then it attracts another, it means it applies its effect। सिमिलरली बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम है कि जब ये प्रॉपर्टी किसी में डेवलप होगी तो वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर पाएगा। रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा, दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना पाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बना पाएगा। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, एक सिंपल सी कहानी और बताता हूँ। कैसे कि बेटा जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए बेटा न्यूट्रल है। कोई भी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसी है बेटा? ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल है मतलब क्या है बेटा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। Ne किसके इक्वल है? Np के। अब बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट अपने पास में इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन इमिट करे तो क्या होगा? मान लो बेटा इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया, या मान लो बेटा इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इमिट किया। तो शुरू में क्या था? शुरू में Ne इक्वल Np था, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे,
तो Nv हो जाएगा बड़ा किससे, Np से। ध्यान रखना जिधर मुंह खुला उधर होता है बड़ा, तो Ne हो जाएगा बड़ा। इलेक्ट्रॉन इमिट किया, तो इलेक्ट्रॉन इमिट किया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ज्यादा कौन हो जाएंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन हो जाएंगे ज्यादा। किसी भी बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि छोटे बड़े साइन कैसे काम में लेते हैं। ध्यान रखना जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, जैसे इधर इधर वाला मुंह खुला हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बड़ा है, ठीक। उधर बड़ा है उधर खुला है तो वो बड़ा है, तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन और बुला लिए, तो Ne ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिए इस वाली कंडीशन में, इमिट कर दिए मतलब बाहर भेज दिए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इस कंडीशन में बेटा देखो कौन सा चार्ज आएगा ऑब्जेक्ट पर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन जीत जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इस ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन ज्यादा मतलब प्रोटॉन का इफेक्ट बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, मतलब कुछ नए लोग आके इसमें जुड़ गए हैं, कुछ नए आगे जुड़ गए इस कंडीशन में, उसका मास जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, उसका वजन कम हो जाएगा, तो मतलब उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कुछ नई चीज आ जाती है तो मास ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाते हैं नई चीज कुछ निकल गई तो मास कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आता है तो मास ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो मास उस पे कम हो जाता है। ठीक है बात। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ये चार्ज डेवलप होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज डेवलप करता है, इलेक्ट्रॉन का जाना आना ही चार्ज डेवलप करता है। सिंपल बात ध्यान रखना, एनी ऑब्जेक्ट बिकम्स चार्ज, पानी लगता है दो गुड को है। Any object becomes charged due to transfer of electrons, due to transfer of electrons, not due to protons, not due to transfer of protons, because transfer of protons requires high energy, ये बात ध्यान रखना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण आता है। इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। कभी भी बेटा प्रोटॉन के आने जाने से चार्ज डेवलप नहीं होता है, क्योंकि बेटा आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, डायग्राम इस तरह से था एटम स्ट्रक्चर का कि अंदर की तरफ न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, बाहर जो थे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इस तरह से बाहर घूम रहे थे बेटा, बाहर जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूम रहे होते हैं, यही बात होती है। अब इस कंडीशन में एक बात समझना, प्रोटॉन जो है वो अंदर है, अंदर की चीज को लेने देने में टाइम लगता है, बाहर की बाहर लेना देना आसान होता है। ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, बाहर की बाहर लेना देना आसान होता है, अंदर से लेना देना कठिन होता है। बाहर की बाहर लेने देने काम करोगे तो आसान होगा, इसलिए बाहर की बाहर इलेक्ट्रॉन लेने देने से ज्यादा जाता है। प्रोटॉन अंदर होते हैं, किसी के अंदर जाके लेना देना का काम करोगे तो उसमें ज्यादा कठिन काम है, हाई एनर्जी उसके लिए आपको चाहिए। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मैंने कहा था प्रोटॉन मतलब समझना पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन मतलब समझना नेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी लोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, नेगेटिविटी लोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, नेगेटिविटी दोगे किसी को तो खुद पॉजिटिव बन जाओगे, नेगेटिविटी बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव बन जाओगे,
पॉजिटिविटी का ट्रांसफर आसानी से नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिविटी इज नॉट इजी। पॉजिटिविटी ट्रांसफर आसानी से नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिविटी अंदर की चीज है, पॉजिटिविटी अंदर की चीज है। और पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या चाहिए बेटा अपने को? हाई एनर्जी चाहिए। सिंपल सी आपको दो बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से चार्ज आता है, प्रोटॉन ट्रांसफर चार्ज से नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्या। What do you mean by free electron and bounded electron? What do you mean by free electron and bounded electron? बहुत सिंपल बात है बेटा। न्यूक्लियस जो है उस पे चार्ज कितना होता है ये बताओ पहले मेरे को, बताओ सिंपल सी बात। जनरली न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज या हैव चार्ज्ड, पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रल, चौथा ऑप्शन कैन नॉट से एनीथिंग। ये चीज है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर बताओ, क्वेश्चन है न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि न्यूट्रल होता है? कुछ नहीं कह सकते। न्यूक्लियस जो होता है उसमें दो चीज होती हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। पॉजिटिविटी होती है और न्यूट्रल होता है। तो दोनों में पॉजिटिविटी और न्यूट्रल की अगर अपन कंडीशन देखें, जितने दोनों पॉजिटिविटी यानी ऑब्जेक्ट कैसा होता है? न्यूक्लियस होता है हमेशा पॉजिटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिविटी होती है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। अब बेटा ये पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव हैं तो अपोजिट चार्ज वाले हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव सबको अट्रैक्ट करता है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, उसको भी अट्रैक्ट करेगा। अब देखना, जिसको ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिस पर ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उसको तो कहा जाएगा बेटा बाउंड इलेक्ट्रॉन। जिस पर वो कम अट्रैक्शन फोर्स है उसको बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना कि अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर, अगर वो अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। अगर वो अट्रैक्शन वीक है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना सिंपल सा, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं बेटा? इफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज वीक, then इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। कि अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन वीक है तो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एक और आ जाता है बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा होगा बेटा? इफ अट्रैक्शन ऑफ nucleus on electron is strong, then electron is called bounded electron। कि अगर ज्यादा तेज खिंच रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कम खिंच रहा है तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे तो बाउंडेड का मतलब होता है, वैसे तो देखो जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है ना बेटा, आउटर मोस्ट सेल का होता है, वैलेंस सेल का होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो बहुत दूर होता है, उस पर फोर्स सबसे कम लगता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाउंडेड मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ खींचता रहता है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता रहता है,
उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक बाउंडेशन में है। बाउंडेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता तो मन में आए जिधर जा सकता था, लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन हो गया जिस पर स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन है कि उसको ऐसे ही गोल गोल घूमना पड़ेगा, और वो गोल गोल घूम रहे हैं, वो सब कौन से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब मन में जैसे जा सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वीक फोर्स होता है, तो वो अगर चाहे उस वीक फोर्स को तोड़ के कहीं भी मोशन कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन। वीक फोर्स को तोड़ने की एनर्जी हम खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप सिंपल अभी यही सीख लो कि वीक फोर्स है तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फोर्स पता है तो उसको बोलेंगे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इतना समझ आता हूँ, पहले एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया बेटा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज, जिसके कारण ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिविटी लेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिविटी देगा पॉजिटिव बन जाएगा, कुछ गेन करेगा, कुछ लोग अंदर आएंगे तो उसका मास बढ़ेगा, कुछ बाहर निकालेगा तो मास कम होगा। और इस कंडीशन में ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज आता है, प्रोटॉन के ट्रांसफर से चार्ज नहीं आता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं उनको हाई एनर्जी चाहिए, अंदर से लेना कठिन होता है, इसलिए बाहर की बाहर हम लेने का काम कर लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसको ज्यादा खींचता है, स्ट्रॉन्ग खींचता है वो होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, वीक खींचता है उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैलेंस वाले को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो सबसे बाहर होते हैं, उन्हीं की कैपेबिलिटी है कि वो इधर उधर घूम सकते हैं फालतू में, ठीक। न्यूक्लियस का मतलब होता है उसमें चार्ज कौन सा होना चाहिए पूछ रहा है, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिविटी होती है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस होता है अपना हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है बात बेटा, इतना नोट करें फिर बढ़ते हैं अपन आगे।